सबसे पहला जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। और थर्ड हमारा जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीन इक्वेशंस हैं गति के, मोशन के, वो हम आज ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम पहला जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम त्वरण की परिभाषा से त्वरण की परिभाषा से जो हमारा पहला इक्वेशन है उसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्वरण होता क्या है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण होती है। यानी त्वरण को दर्शाते हैं ए से। ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर यानी dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन, यहाँ पर d परिवर्तन को बताता है, यानी dv वेग में परिवर्तन की दर dt, dv/dt इज इक्वल टू a यानी त्वरण। सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो dv इज इक्वल टू a dt। अब देखिए यहाँ पर हमें dv यानी वेग के सापेक्ष अवकलन दे रखा है और यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन हम निश्चित समाकलन करेंगे क्योंकि हमें इसका निश्चित ही जो इक्वेशन वो चाहिए, तो निश्चित समाकलन करेंगे। हम यहाँ पर v यानी वेग के सापेक्ष और t समय के सापेक्ष दे रखा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर समय, वेग और विस्थापन, हम तीनों में यहाँ पर संबंध निकाल लेते हैं क्योंकि वो हमारे जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन उसमें भी काम आने वाले हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जब समय हमारा जीरो है, यानी जब समय जीरो है, सबसे पहले हम जीरो से शुरुआत करते हैं, समय जीरो से बढ़ता है। जब समय जीरो है तो वेग हमारा प्रारंभिक वेग u और विस्थापन उस समय जीरो होगा। अगर प्रारंभिक वेग है और समय जीरो है तो विस्थापन भी जीरो। जब हमने समय बढ़ा दिया, समय में परिवर्तन हो गया, जैसे मान लो t परिवर्तन हो गया है और वेग v से बढ़कर v हो गया है अंतिम वेग, और विस्थापन क्या हो चुका है s, विस्थापन कुछ इसकी दूरी हो गई है s। तो ये हमने संबंध निकाल ली, ये काम है। अब जो हमें इसमें मान पूछा है वो हमने लिमिट निकाली है क्योंकि हम निश्चित समाकलन करने वाले हैं और निश्चित समाकलन में हमें लिमिट की ज़रूरत होती है। तो हमें जो भी ये लिमिट मांगता है हम उसमें रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। यहाँ पर हम किसके सापेक्ष करें, v यानी वेग के सापेक्ष, तो v यहाँ से u v। अब यहाँ पर हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक लगाते हैं, तो यहाँ पर u और यहाँ पर अंतिम वेग v। यहाँ पर t के सापेक्ष करने हैं तो t के सापेक्ष 0 से t यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने लगा दिया है। अब देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं इसका समाकलन करते हैं। तो dv का समाकलन v, यहाँ पर u से v, यहाँ पर a नियतांक है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, 0 से t dt। यहाँ पर अभी इसको हल करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी v माइनस u इज इक्वल टू, यहाँ पर a बाहर है, dt का और समाकलन t और यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको अब और सिंप्लीफाई करते हैं तो a यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, v माइनस u इज इक्वल टू a, यहाँ पर t माइनस 0 t तो 80। अब हम इसको और यहाँ पर हल करते हैं तो v इज इक्वल टू, इसको u को इस तरह भेज देते हैं तो u प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम निकालेंगे, निकल चुका है वेग की परिभाषा से। वेग की परिभाषा से
वेग की परिभाषा से हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो वेग की परिभाषा क्या है? वेग की परिभाषा है स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, यानी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अब यहाँ से हम ds का मान निकालते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई करके ts इज इक्वल टू v dt। अब हम उसी प्रकार से यहाँ पर स्थिति के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर समय के सापेक्ष अवकलन, अब हम इसको समाकलन करते हैं। समाकलन निश्चित समाकलन करेंगे तो उसके लिए हमें लिमिट्स की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ पर लिमिट्स चाहिए। वैसे तो हमने लिमिट्स निकाल ली थी, मैंने पहले ही बताया कि वो हर काम में आएंगे, तो वापस बता देता हूँ। यहाँ पर हम समय, वेग और विस्थापन, समय अगर हमारे 0 हो तो वेग u और विस्थापन 0 होगा। समय अगर हम t ले लेते हैं और वेग v हो जाएगा और विस्थापन क्या हो जाएगा s। ये हमें तीनों इक्वेशन में काम आने वाली है, तो आप इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि इसे वापस समझ लेते हैं। अगर समय 0 हुआ, शुरुआत से समय 0 हुआ, तो वेग हमारा प्रारंभिक वेग u और विस्थापन भी 0 होगा। अगर वेग प्रारंभिक वेग 0 समय पर, समय 0 है तो विस्थापन भी 0। समय अगर t यानी समय में परिवर्तन हुआ तो वेग में परिवर्तन होगा v और विस्थापन हमारा s हो जाएगा। अब हम इसका समाकलन करते हैं। ds इज इक्वल टू v dt। यहाँ पर विस्थापन, तो विस्थापन का देख लेते हैं 0 से s, तो लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो यहाँ v के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष ले रहे हैं, तो t के 0 से t। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो v का मान है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, क्या निकाला था, v इज इक्वल टू u प्लस टी, ये निकाला था, उसमें हम मान रखते हैं। तो यहाँ पर ds का s, यहाँ पर s से 0, यहाँ पर v का मान रखते हैं v u प्लस टी dt। अब हम क्या करते हैं, आपको समाकलन अगर आपके पढ़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा, यहाँ पर अगर प्लस आ जाए तो हम इसका अलग अलग समाकलन कर देते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट। अब देखिए यहाँ पर u यानी वेग है, तो यहाँ पर समय के सापेक्ष नहीं होगा, तो यहाँ पर ओनली u ही आएगा, u dt प्लस at dt। यहाँ पर समय के सापेक्ष है तो 0 से t, यहाँ पर समय के सापेक्ष है तो 0 से t, s माइनस 0 इज इक्वल टू u कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर dt का t, यहाँ से 0 से t प्लस इसकी लिमिट, फिर at a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t का t स्क्वायर बटे 2, अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं 0 से t तक, s माइनस 0 s इज इक्वल टू u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 प्लस a, यहाँ पर t स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s इज इक्वल टू, यहाँ पर t माइनस 0 t तो ut प्लस ये a t स्क्वायर अपॉन 2 s इज इक्वल टू ut प्लस, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 80 स्क्वायर, क्योंकि इसको यहाँ पर गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही थर्ड इक्वेशन हम निकालेंगे पुनः त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से हमने पहला इक्वेशन हल किया था और
थर्ड भी त्वरण की परिभाषा से ही करेंगे, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से हम तीसरा इक्वेशन हल करेंगे। त्वरण की परिभाषा हमको पता है, ए बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। अब हमने वो अवकलन वाली विधि तो पहले इक्वेशन में लगा ली, अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो थर्ड इक्वेशन है उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ds अपॉन ds इससे गुणा करते हैं ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं इसके कर जाएंगे तो कोई अंतर फर्क पड़ेगा नहीं इस पर, तो हम यहाँ पर ds बटे ds से गुणा करते हैं। अब आपको पता है कि ds अपॉन dt क्या होता है, इस विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग। तो a बराबर इसको लिख सकते हैं v इंटू, अब इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं dv अपॉन ds, इसको इस तरह भेज देते हैं, तो a ds इज इक्वल टू v dv लिख दिया हमने। अब यहाँ पर भी स्थिति में परिवर्तन, यहाँ पर वेग में परिवर्तन, तो हमने वो आपको बताया था कि मान लेते हैं, क्योंकि हमें लिमिट चाहिएगी इसका समाकलन करने के लिए। तो हमने कहा था कि अगर समय 0 हो वेग u होगा और विस्थापन 0 होगा, अगर समय t है तो वेग क्या होगा v और विस्थापन क्या होगा s। यहाँ पर विस्थापन में चाहिए तो a कॉन्स्टेंट पहले ही बाहर लिख लेते हैं ds, यहाँ पर s है तो यहाँ पर 0 से s यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर v, यहाँ पर v का v स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर समाकलन करते हैं v dv का समाकलन करते हैं पहले इसका, यहाँ पर u से v तक a, इसको ds का s हो गया और यहाँ पर 0 से s, यहाँ पर v का v स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर u से v तक। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो s माइनस a, s माइनस 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ पर बट्टे में 2, यहाँ पर भी बट्टे में 2, तो मैंने a की तरफ मान लिया था, तो चलो इसको और हल कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर as हो गया, s में से 0 गया s, as इज इक्वल टू यहाँ पर 2, 1/2 कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इस तरह भेज देते तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ पर माइनस u स्क्वायर को इस तरह भेज देते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो हमने त्वरण की परिभाषा से 2 इक्वेशन और वेग की परिभाषा से हमने तीनों इक्वेशन को आसानी से समझ लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको किसी में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो ये आप कमेंट्स में अवश्य बताते जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।